नेहा हमारे सामने अपने पायजामा सेट में खड़ी थी। बारीक चेक का सलेटी पायजामा, सफेद कार्टून छपी टी शर्ट के साथ। उस पर बहुत ही फबरा था। उसके भीगे बाल उसके दोनों कंधों पर यहां वहां बिखरे हुए थे। चेहरे पर एक अलग ही ताजगी थी और उसके अंदर से एक भीनी भीनी सी सुगंध आ रही थी जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित करने लगी। तभी उसके गुलाबी चेहरे पर अचानक असमंजस के भाव उमड़ पड़े और वो हम दोनों को अपने घर के दरवाजे पर यूं अचानक देखकर बोली, आप लोग यहाँ? क्या हुआ? धीरेन्द्र दबी हंसी के साथ बोला, अरे घबराओ नहीं, दरअसल मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है और मेरा मतलब है हम दोनों को तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, कोई घबराने वाली बात तो नहीं? उसने उलझन भरे भावों के साथ पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बस ये बता दो कि तुम हमसे कब मिल सकती हो और साथ ही अपना फोन नंबर भी दे दो ताकि तुमसे कभी कोई बात करनी हो तो आसानी रहे और हमें यूं तुम्हारे घर आकर ना धमकना पड़े। धीरेन्द्र बड़ी सहजता से बोला, जब आप लोग दरवाजे तक आ ही गए हैं तो अंदर ही आ जाइए। जो बात है अभी कर लीजिए। वो दरवाजे से एक तरफ हटकर हमें रास्ता देती हुई बोली। मैं धीरेन्द्र से एक कदम पीछे खड़ा था। जिस समय वो ये सब बोल रही थी उस समय मेरा ध्यान उसकी बातों से हटकर उसके टपकते बालों पर चला गया। उसकी आगे की लटें उसके कंधों तक थी तो उसके पीछे के बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। आज मैं उसको जरा ध्यान से देख पा रहा था। कद लगभग 5 फीट 4 इंच रहा होगा। बाल बिल्कुल सीधे काले रंग के थे। रंग भी अच्छा खासा गोरा था जिसका हल्का पीलापन उसके नहाने के बाद निखरे सोने जैसा दमक रहा था। ऊंचा माथा, लंबी नाक, कत्थई आंखें और सुर्ख गुलाबी होठ मुझे उसकी तरफ निगाह जमाकर देखने को मजबूर कर रहे थे। तभी धीरेन्द्र ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। बता, अभी बात करनी है या फिर बाद में? धीरेन्द्र की इस बात से मेरा ध्यान टूटा। जैसा तुझे ठीक लगे। अच्छा, इतना कहकर धीरेन्द्र ने गर्दन फिर से नेहा की तरफ घुमा ली। देखो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बिल्डिंग में पुरुष दोस्तों को बुलाने की इजाजत ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हमारी वजह से कोई दिक्कत हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए, उसने कहा और अंदर चली गई। हम भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर हम दोनों फर्श पर लगे गद्दों पर अलती पलती मारकर बैठ गए। कहने को उस कमरे में ऊपर बैठने का कोई इंतजाम नहीं था, मगर फिर भी वो कमरा काफी सुकूनदेह लग रहा था। कमरे में एक एक चीज बड़े तरीके से लगी हुई थी। एक तरफ एक लकड़ी की शेल्फ खड़ी थी जो कुछ किताबों से भरी थी और उसके साथ ही एक स्टडी टेबल का भी इंतजाम था जिस पर कुछ पहले से खुली हुई किताबें पड़ी थी जो यह दर्शा रही थी कि कोई उन्हें बीच में पढ़ते हुए छोड़ गया है। जब मैं अपनी चोर नजरों से उस कमरे का निरीक्षण कर रहा था तो मेरा ध्यान अचानक ही इस बात पर गया कि उसने बाहर का दरवाजा बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात थी। तभी नेहा एक पानी की बोतल और 2 ग्लास हाथ में लिए रसोई से बाहर आई। अरे यूं बेवजह परेशान ना हो, हम लोग नाश्ता करके ही आए हैं। क्यों आकाश? धीरेन्द्र ने मेरी तरफ देखकर कहा। आ, हाँ ठीक बोल रहा है, मैंने हड़बड़ाकर जवाब दिया। अब बताइए, क्या बात करनी थी? वो सामने वाले गद्दे पर बैठती हुई बोली। बोल आकाश, धीरेन्द्र ने हल्की सी थपक के साथ मेरी जांग पर हाथ रखते हुए कहा। तू ही पूछ, मैंने धीरेन्द्र को इशारे में आंखें दिखाते हुए कहा। धीरेन्द्र ने बोलना शुरू किया। नेहा, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ दिल्ली में कोई और भी रहता है? मेरा मतलब है कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? वो बोतल से पानी का घूंट अपने गले में डालती हुई बोली। अच्छा, तो देखो, एक बात मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ पूछता हूँ। शायद ये बात मुझे नहीं पूछनी चाहिए, पर काफी समय से जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसे देखकर हम मजबूर हो गए हैं कि हम यहाँ आए और तुमसे इस बारे में बात करें। धीरेन्द्र अपनी बात के लिए थोड़ी भूमिका बनाता हुआ बोला। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
वो उलझन भरे भावों के साथ बोली, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसा व्यवहार वो अजय सिंह शौकीन तुम्हारे साथ करता है, क्या कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करता होगा? बताओ, धीरेन्द्र ने पूछा। इस बात को सुनकर उसका अब तक मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक मुरझा गया और उसने मायूसी में नजरें फर्श की तरफ झुका ली। नेहा, चुप रहने से समस्याएं हल नहीं होती, तो इस बात का जवाब दो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहिए? वो तब भी नहीं बोली। हम जानते हैं कि ये तुम्हारा निजी मामला है। मैंने देखा था उस दिन कि किस तरह उसने भरी पार्टी में तुम्हारे बाल खींचे थे। दरअसल उस दिन फेस्ट वाले दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे धीरेन्द्र ने बताया कि वो शौकीन अक्सर ऐसी वहशियाना हरकतें करता रहता है। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर ये सब कुछ तुम्हें किसी मजबूरी में सहना पड़ रहा है और तुम सच में उसके साथ बनाए गए इस रिश्ते से बाहर आना चाहती हो, मगर सिर्फ उसके डर के मारे ऐसा नहीं कर पा रही, तो तुम हमें बताओ। फिर ये हमारा काम है कि हम उस गधे से, सॉरी, मेरा मतलब है उससे तुम्हारा पीछा कैसे छुड़वाते हैं। और रही बात हमारी हमदर्दी की, तो वो बस इतनी है कि हमें ये लगता है कि तुम लखनऊ से इतनी दूर यहाँ पढ़ने आई हो और कोई जानवर तुम्हें सिर्फ इसलिए सता रहा है कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो, तो ऐसा नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारी ये हालत देखकर हमें भी तुम पर तरस आ गया, बस इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरा इतना लंबा भाषण सुनने के बाद भी वो चुप रही। तब धीरेन्द्र ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम हमारे साथ इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती तो हम चले जाते हैं। और इतना कहकर धीरेन्द्र उठकर खड़ा हो गया। धीरेन्द्र के साथ मैं भी खड़ा हो गया और हम बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। तब वो पीछे से बोली, अपना नंबर तो दे जाते, क्या पता जरूरत पड़ जाए। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों ने पलट कर देखा तो वो उस समय स्टडी टेबल से एक रजिस्टर उठा रही थी। अगले पल वो हमारे सामने एक पेन और रजिस्टर लेकर खड़ी हो गई। बोलो, उसने धीरेन्द्र से कहा। धीरेन्द्र ने अपना नंबर लिखवा दिया। मुझे तब तक लग रहा था कि वो बस धीरेन्द्र का नंबर मांगकर रुक जाएगी, पर वो बोली, आप भी अपना नंबर लिखवा दीजिए। मैं पता नहीं क्यों अवाक सा रह गया, मगर धीरेन्द्र ने पटपट मेरा नंबर उसे लिखवा दिया। उस समय मेरे दिल में आया था कि मैं उससे कहूं कि तुम भी अपना नंबर दे दो, मगर हिम्मत नहीं हुई। फिर वो धीरेन्द्र की तरफ निगाह करके बोली, मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए। जब उसने अपना नंबर बोलना शुरू किया तो मैं फौरन उसे अपने दिमाग में याद करने लगा ताकि बाद में सेव कर लूं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसका नंबर इतने जत्नों के बाद क्यों पाना चाहता था। शायद मन के किसी कोने में मुझे वो पसंद आ गई थी। फिर हम दोनों उसके घर से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने लगे। मैंने थोड़ी चालाकी से धीरेन्द्र को आगे उतरने का मौका दे दिया ताकि पीछे की सीढ़ियों पर उतरते हुए मैं नेहा का नंबर अपने फोन में सेव कर लूं। इस बात के बाद कई दिन बीत गए, मगर मुझे वो दृश्य बिल्कुल भी नहीं भूल रहा था जब नेहा को मैंने उसके दरवाजे पर देखा था। मुझे अब बार बार वो याद आ रही थी। वो किस तरह से बोल रही थी, कैसे वो हमारे सामने बैठी हुई थी, वो सब कुछ। मेरे मन में कई बार आया कि मैं ये बात धीरेन्द्र से साझा करूं कि वो बार बार मेरे ख्यालों में आकर मुझे परेशान कर रही है। फिर मैंने यह सोचकर ऐसा नहीं किया कि इस बात को सुनकर धीरेन्द्र मेरा मजाक उड़ाएगा। एक शाम जब मैं अपनी एड एजेंसी में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था तो मेरे फोन पर बीप के साथ एक मैसेज आया, हाय। इस मैसेज को देखकर मैं चौंक गया। ये मैसेज नेहा के नंबर से आया था। मैं ये बात तो जानता था कि नेहा को ये बात नहीं पता होगी कि उसका नंबर पहले से मेरे फोन में मौजूद है। मैंने अनजान बनते हुए लिखा, कौन? हम नेहा, पहचाना? अच्छा, कहो कैसे याद किया? बात करने के लिए वजह होनी जरूरी है। नहीं तो। जिस वक्त मैं उन मैसेजेस का जवाब दे रहा था उस समय मेरी एड एजेंसी का मालिक मुझे घूर कर देखने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने कुछ और देर फोन हाथ में पकड़े रखा तो ये आज जरूर मेरा हिसाब करके मेरे हाथ में पकड़ा देगा, जो मैं किसी कीमत पर होने नहीं दे सकता था। सो मैंने फटाफट एक मैसेज लिखा, रुको। मजबूरन मैंने अपने नोकिया 3310 को वाइब्रेशन मोड पर डालकर एक तरफ रख दिया। काम करते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे इस मैसेज के बाद भी फोन कई और बार वाइब्रेट हुआ था और मेरे मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन कई बार हरी हुई थी।
यानी नेहा की तरफ से और मैसेज आ रहे थे। मेरे मन में बहुत बेचैनी हुई कि मैं सब कुछ छोड़कर उन मैसेजेस को देख लूं, पर एजेंसी मालिक की कटाक्ष भरी नजरों के आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब मैं बस 9:30 बजने का इंतजार कर रहा था। एजेंसी से बाहर निकलते ही मैंने फटाफट फोन देखा, जिसके इनबॉक्स में 3 मैसेज पड़े थे। क्या हुआ? हेलो? कहाँ गायब हो? एजेंसी से मेरा घर कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जो मैं पैदल ही तय करता था। मैंने पैदल चलते हुए ही फटाफट टाइप करना शुरू किया, सॉरी। इस मैसेज को भेजने के अगले 5 मिनट तक मैंने मोबाइल हाथ में ही रखा। मुझे चलते हुए पूरे 10 मिनट बीत चुके थे और मैं बड़ी बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 घंटे पहले किए गए उसके मैसेजेस का जवाब मैंने इतनी देर बाद दिया है, तो इसलिए अब वो बात करना ही ना चाह रही हो। मैंने खुद से ही सवाल भी किया कि मैं उसके जवाब के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा हूँ। ना तो वो मेरी कोई दोस्त है, ना कुछ और। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शौकीन के बारे में कोई बात करना चाह रही हो और मेरी तरफ से कोई रुचि ना पाकर अब जवाब ना दे रही हो। यही सोचकर मैंने एक और मैसेज टाइप किया। जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि क्लास चल रही थी। मेरे इस मैसेज के तुरंत बाद बीप के साथ मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैंने इनबॉक्स खोला तो नेहा का मैसेज सबसे ऊपर दिख रहा था। मैंने मैसेज पढ़ा। इस वक्त मुझे अपनी एड एजेंसी के बारे में बताना कुछ सही नहीं लगा, तो मैंने झूठ बोलना ही सही समझा। हाँ, मैं 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। बढ़िया, यानी तुम काफी इंटेलिजेंट हो। वो तो पता नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम यूं अचानक क्यों बात कर रहे हैं? नहीं तो, बताओ कोई काम था? अगर हाँ, तो बेझिझक कह दो। बस खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर रहे थे तो सोचा तुमसे ही बातें की जाए। अच्छा सोचा। घर पर हो? नहीं, बस पहुंच रहा हूं। तुम लोग आए, हमारे बारे में इतना सोचा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। इसकी कोई जरूरत नहीं। बाकी हमारा ऑफर अब भी खुला है। ऑफर? उधर से उसने हाँ हाँ लिखकर अपनी हंसी का इजहार किया। जवाब में मैंने भी हाँ हाँ लिख दिया। ये उस रात का मेरा आखिरी मैसेज था, जिसके बाद ना उसने कोई बात कही और ना मुझे कुछ समझ आया कि मैं आगे क्या लिखूं। वो रात मेरी पहली रातों से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी खुशनुमा और जीवंत। उस रात मुझे अपने जीवन की कोई बेबसी याद नहीं आई। मेरे घर के पैसों की तंगी, हमारा छोटा घर, मेरी अक्सर खाली रहने वाली जेब, मेरे पापा का कर्ज, कुछ भी नहीं। उस रात मैं खुश था। अंदर ही अंदर अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। दिल बार बार हल्का सा महसूस हो रहा था। रात को लेटे हुए मैं उन मैसेजेस को ऊपर नीचे करके बार बार पढ़ता और अंधेरे में मंद मंद मुस्काता। उस रात मैं कब मीठी नींद में सोया, मालूम नहीं।